आएंगे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के मसाइल पे बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट के मसाइल में सबसे पहले आपको बता दिया कि हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी हैं, इंपोर्ट्स कितनी हैं, वो आपको पता चल गया। आपको ट्रेड डेफिसिट का पता चल गया। मैं दोबारा से एक चीज़ यहाँ लिख देता हूँ ताकि आसानी हो। एक्सपोर्ट जो है हमारी वो 21 बिलियन, इंपोर्ट्स हमारी जो हैं वो अराउंड 40.3 बिलियन यूएस डॉलर की बात हो रही है। और रिमिटेंसेस जो हैं वो हमारे हिस्ट्री में हमारे सबसे ज़्यादा इस साल में थे, वो 24.3 बिलियन थी। ये हमने बात की थी FATF के लेक्चर में कि क्यों ज़्यादा हुए, क्योंकि हमने जो है वो ट्राई किया कि अपना मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म का जो मेकनिज़म है उसको स्ट्रॉन्ग करूँ। और उससे क्या हुआ कि जो हवाला और हुंडी वाले जो सोर्सेज से पैसे आते थे वो थोड़े कम हो गए। अच्छा खैर, ये बात आगे निकल जाएगी। ये हो गया जी एक्सपोर्ट्स के हमारे स्टार्ट्स हैं। और हमारी अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के मसाइल क्या हैं। सबसे पहला मसला पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर। इस पे भी हमने बात कर ली है, एनर्जी सेक्टर के मसाइल पे। एनर्जी सेक्टर जो है उसके किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी एक्सपोर्ट को, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है उसके लिए दो तीन जो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें एक उनका रॉ मटेरियल हो गया, एक लेबर होगी, और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि उस लेबर को यूटिलाइज करके उन रॉ मटेरियल से आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट बनानी है, वो किसी एनर्जी से बनाएंगे, बिजली से बनाएंगे। और जब आपके पास कंट्री में बिजली ही नहीं होगी, लोड शेडिंग होगी, या सिर्फ लोड शेडिंग नहीं, और जब महंगी बिजली होगी, कॉस्टली कॉस्टली एनर्जी, तो उससे क्या होगा, जब जितनी 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 जो है वो आपकी इनपुट्स बढ़ती जाएंगी, इनपुट जो है, इनपुट में आपकी रॉ मटेरियल, लेबर, एनर्जी, ये सारी चीज़ें जब इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसका मतलब ये कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो इसका मतलब ये कि वो मार्केट जो है इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर सकेगी। और उससे क्या होगा कि हमारी इंपोर्ट जो है वो मसाइल होंगे। तो एक तो है कि हमारी अवेलेबिलिटी का इशू, और दूसरा जो है वो महंगी बिजली का इशू। और उससे जो है आपको आपने स्टैट्स जो है यकीनन पढ़ा होंगी कि कितनी ज़्यादा इंडस्ट्री जो है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, वो ये जो हमारा लोड शेडिंग का और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो फेज़ था, उसमें बहुत सारी जो हमारी इंडस्ट्री है वो बांग्लादेश शिफ्ट हुई। और उसकी रीज़न, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वाज एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। सेकंड जो है वो अनफेवरेबल बिजनेस इन्वायरमेंट। अनफेवरेबल बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या मतलब है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, जिसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से पता चलता है, उसमें जो है वो 2018 में शायद हम जो है वो 136 पोजीशन पे थे 190 में से 2018 में। और 2019 में या 20 में शायद जो है वो हम 108 पोजीशन पे आ गए। हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस अपना, कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का मतलब ये है कि किसी भी मुल्क में कितनी आसानी से कारोबार किया जा सकता है, उसकी उसको जज करने के लिए, उसको असेस करने के लिए एक इंडिकेटर बनाया गया जिसे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कहते हैं। और वो पाकिस्तान जो है उसमें बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहा। इसका मतलब ये कि 100 दुनिया में 107 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बिज़नेस करना पाकिस्तान में बिज़नेस करने से आसान है। तो जो इन्वेस्टर होगा ऑब्वियसली जो है उसको वो ऐसे इन्वायरमेंट में जाएगा वो जहाँ पे उसे बिज़नेस करना आसान होगा, जहाँ पे उसे अनसर्टेनिटी जो है वो कम होगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा फिर जो 136 पे 190 क्या? जी एंड पे ऐड कर दीजिएगा जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं। जुडिशियल सिस्टम जो है हमारा वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि जो हमारे कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं उसको टाइमली रिजॉल्व कर सके।
और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आती हैं। फिर आपको सारी स्टैट्स पता हैं कि आपको जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लगवाना है, इलेक्ट्रिसिटी और बिजनेस और गैस का कनेक्शन लगवाना है किसी भी बिज़नेस के लिए, तो कितने डेज़ लगेंगे उसके लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें इंक्लूडेड होती हैं। और इसी से जो है वो मैं आपको मैं सी पैक से लिंक करता हूँ इस चीज़ को, कि सी पैक में जो है वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनका पर्पज़ क्या है कि ये सारी जो फैसिलिटीज़ होंगी, ये इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन, रॉ मटेरियल, जितने भी हो सकती हैं फैसिलिटीज़, वो एक ही जगह पे बिज़नेस को अवेलेबल हों, उनको बिज़नेस करना आसान हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस उनके लिए आसान हो। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का जो है ना वन ऑफ द पर्पज़ ये होता है। तो हमारा जो है एक्सपोर्ट्स में एक तो एनर्जी मसाइल हैं, दूसरा ये कि हमारा बिज़नेस करना यहाँ पे इतना आसान है, मुश्किल है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्ट करेगा, क्यों इन्वेस्ट करेगा? जब उसको यहाँ पे इतनी अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिसीज़ की स्टेबिलिटी नहीं है। तो इस तरह जो है, और ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है ये वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। जब भी कोई बिजनेस में मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या किसी कॉरपोरेशन ने किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करना है, तो वो लाजमी फॉर श्योर जो है वो इस इंडिकेटर को देखता होगा कि वो इस कंट्री का इन्वायरमेंट कितना, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे आके तो भी एक्सपोर्ट। फिर जो है पाकिस्तान जो है थर्ड लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। आपको मैंने बताया था कि हम आज भी जो है वो जो ज़मानों पहले जो हमारी तीन प्रोडक्ट्स थी, कॉटन और कॉटन की प्रोडक्ट्स, कॉटन एंड कॉटन प्रोडक्ट्स, लेदर और राइस, आज भी हमारी 70% ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग जो हैं वो इन्हीं से होती है। तो हमारी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है एक्सपोर्ट्स में, हम अभी भी लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। प्राइमरी और जो हम कर रहे होते हैं वो जैसे कॉटन है तो वो एक प्राइमरी प्रोडक्ट है और लिटिल प्रोसेस फॉर्म। मिल्क प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो हम उसको अच्छी पैकेजिंग नहीं कर सकेंगे। कॉटन प्रोड्यूस कर रहे होंगे, आल तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत जो, और आपको ये भी जान के थोड़ी हैरानी होगी कि पाकिस्तान जो है एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी इकॉनमी का जो है वो 1/5 जो है वो एग्रीकल्चर पार्टिसिपेट करती है। स्टिल वी आर नेट इम्पोर्टर ऑफ ग्रेन, हम उसको इम्पोर्ट करते हैं और कॉटन भी इम्पोर्ट करते हैं। कॉटन का जो है वी आर फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड हैं, एंड वी स्टिल इम्पोर्ट। तो पाकिस्तान की जो है वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है हमारी। हमने नई मार्केट्स को जो है वो अपने में यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड कर दूँ कि सेम कमोडिटीज़ टू सेम मार्केट्स। उसके अलावा हम बात करें और क्या मसाइल हैं, तो जी मसाइल का लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की हमने पहले भी बात कर ली, इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो मैं यहाँ पे दोबारा बात कर देता हूँ। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी एक तो, और स्पेशली जो है वो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड अपडेटिंग टेक्नोलॉजी। हमारी जो है वो बहुत सारी जो हम चीज़ें एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं वो जनरली वी डोंट बॉदर टू एक्सपोर्ट दैट, टू अपडेट दैट टेक्नोलॉजी। हम अगर कोई कपड़ा बनाने के लिए कोई लूम लगी है तो हम नहीं चाह रहे होंगे कि दुनिया जो है वो किसी अच्छी टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर रही है, कम रिसोर्सेज लगा के अच्छे ही प्रोडक्ट बना रही है। तो जनरली हमारी कंट्री में वो कल्चर नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वो
वो हमारा कल्चर नहीं है, तो हम जनरली जो है वो एक हमारी प्रोडक्ट जो है वो उनकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा फ़ाइन जो है या उतनी अपडेट नहीं होती है जितनी दुनिया के साथ होनी चाहिए। तो हमारी एक्सपोर्ट का जो है ये एक बड़ा मसला है। फिर हम बात करें कि कुछ नॉन प्राइस इंडिकेटर्स होते हैं, वो आपको समझ आएंगे कि हमारी ये जो प्रोटेस्ट होते हैं और वो हमारी एक्सपोर्ट्स पे किस तरह से असरअंदाज होते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे किस तरह से असरअंदाज होते हैं, उस पर बात करते हैं हम कि नॉन नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं, कि कुछ जिन पे प्रोडक्ट का कोई खर्चा नहीं हो रहा होता है, जैसा कि हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ, वैसे इस पर थोड़ा सा खर्चा होता भी है, हाइजीन एंड पैकेजिंग। जनरली कोई अच्छी हाइजीन की प्रोडक्ट होगी, अच्छी पैकेजेस में होगी, तो वो ज़्यादा बिकेगी। या जो है क्वालिटी पे हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। डिलीवरी डेट्स, कोई जो है वो एक्सपोर्टर अगर डिलीवरी डेट को नहीं फॉलो करेगा मार्केट में, ऑब्वियसली उसकी रेपुटेशन कम होगी, अच्छी नहीं होगी। इसी इन सारी चीज़ों का किन चीज़ों से ताल्लुक़ है, हमारी जो इंस्टेबिलिटी है कंट्री में। जनरली जो है वो हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा होता है और उससे जो है वो हमारे कोई धरना हुआ है, कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है, जनरली जो है वो डिलीवरी की जो डेट्स हैं उनको वो मीट नहीं कर पाएंगे। जैसे कराची में लास्ट टाइम रेंज आई थी, कराची जो है वो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हब है, और जो लास्ट ईयर का जो अर्बन फ्लडिंग थी उसकी वजह से फॉर सर्टेन वीक्स जो हैं वो हमारा ये सारा जो था वो डिस्टर्ब रहा सिस्टम। So these all are actually the non-price determinants of exports, and we are performing very poor in that. उसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आपको पता है मसाइल हमारे। छठे नंबर पे सिक्योरिटी मसाइल हैं हमारे। कोई जो एक्सपोर्टर है या कोई इन्वेस्टर है वो मुश्किल से यहाँ पे आता है, उसको कन्विंस करना पाकिस्तान के लिए, उसको उसको इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना नहीं अच्छा नहीं है, रोड, इंटरनेट, एनर्जी, वाटर, ये सारे जो सिविक सर्विसेज के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा हमारा बहुत पुअर है, और उससे जो है वो आपकी एक्सपोर्ट के सेक्टर पे फर्क पड़ता है। फिर हमारी जो लेबर है वो इतनी स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड लेबर है। और इस तरह करके ये कुछ मैंने मेन पॉइंट्स जो थे वो आपको अपनी एक्सपोर्ट के मसाइल पे बात की। और इसमें जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टैट यहाँ पे ऐड कर दूँ कि यूनाइटेड नेशन ने स्टडी की डिफरेंट कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट की 1980 से 2011 तक, और उनके मुताबिक जो है जो इंडिया का जो दुनिया में एक्सपोर्ट का शेयर है, इंडिया वो 1980 में 0.43% था। मतलब दुनिया में जितनी एक्सपोर्ट्स होती हैं उसका जो 0.43% है वो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। तो 0.43% से जो है वो 1980 से 2011 में वो 1.7% हो गया। बांग्लादेश का उन्होंने स्टडी किया, बांग्लादेश का जो था वो 0.04% से लेके 0.14 पे चला गया। और यहाँ पे अब चीता शेर हमारा अपना पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो आपने 1980 कितना से लेकर जी इंडिया का आपने कितना बताया था एक्सपोर्ट ये शेयर? लिखा हुआ है 0.43 से 1.7। ये पाकिस्तान जो है वो 0.15% पे 1980 से लेकर 2015 तक ऑलमोस्ट टक है वहीं पे। फिर जो है एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ सही पे क्या लिखा है आपने ये किस चीज़ के फिगर्स? 0.1%। इंडिया का इंडिया यूनाइटेड स्टडीज़ का कि दुनिया में कंट्रीज शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट
दुनिया में अगर 100 रुपये की एक्सपोर्ट होती है तो उसमें जो है वो इंडिया 107 रुपए की परसेंटेज जो है 107 रुपए कंट्रीब्यूट करता है, या 107 जो एक 1.7 जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा अगर दुनिया के कंट्री अगर 100 एक्सपोर्ट करें। और वो जो है वो उसकी परसेंटेज 1980 में जो है वो 0.43 थी, 1.7 हो गई, बांग्लादेश 0.04 था, 0.14 हो गया, और पाकिस्तान जो है वो वहीं पे स्टॉक है 0.15 पे। फिर जो है वो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कंपैरिजन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, वो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं दे आर अराउंड 7.5% ऑफ जीडीपी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा जीडीपी अगर 299% है, 299 बिलियन यूएस डॉलर है, तो उसमें से सिर्फ 7.5% जो है उसकी फ़िगर है वो हमारी जीडीपी के वो एक्सपोर्ट्स हैं। और जो कि यहाँ पे किसकी कोट की गई है जी, यहाँ पे कोट की गई है मलाइशिया की। मलाइशिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 59.8% ऑफ जीडीपी है। जीडीपी ठीक हो गया। और ये मिडिल इनकम कंट्रीज होते हैं, एक तो डेवलप कंट्रीज जिनका मैंने बताया, एक मिडिल इनकम कंट्रीज होते हैं, उनकी जो एवरेज है मिडिल इनकम एवरेज एक्सपोर्ट्स वो जनरली 24.47% ऑफ जीडीपी होती है। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही मुझे। स्क्रीन सब कुछ हो रही है? यस सर। यस सर। हो रही है मैम, वो आपका इशू है। मिडिल इनकम कंट्रीज़ की जो एवरेज है वो अराउंड 25% ऑफ जीडीपी उनके एक्सपोर्ट्स होती हैं, एंड वी आर स्टक एट 7.5%। ठीक हो गया जी, ये हमारे एक्सपोर्ट के मसाइल थे जी। एक्सपोर्ट के मसाइल से ही आप अगर आगे वे फॉरवर्ड में आने आपको बताया कि वो वे फॉरवर्ड बनाना जी, आप एक्सपोर्ट के वे फॉरवर्ड बनाएंगे तो वो क्या होंगे? वे फॉरवर्ड, सबसे पहले हमने एनर्जी सेक्टर को रिफॉर्म करना है। फिर हमने जो है स्मॉल एंड मीडियम, इसके लिए एक फिगर यूज़ होती है, अनलीशिंग दी पोटेंशियल ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जनरली जो है वो हमारी, मैं लिख देता हूँ मीडियम पूरा, छोटी इंटरप्राइजेस जो होती हैं वो हमारी जो एक्सपोर्ट अर्निंग है उसका 25% जो है, 25% एक्सपोर्ट जो हैं वो हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कंट्रीब्यूट कर रही हैं। उसके अलावा 35% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो पाकिस्तान की है, जितनी चीज़ें बना रहा है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, वो सारी जो है वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कर रही हैं। तो हमारा जो गवर्नमेंट को इनको इंसेंटिवाइज करना है, इनको जो है वो टैक्स की ब्रेक्स देनी है, और बहुत सारी जो इस पर लाई जा सकती हैं, इनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ देनी है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो उससे जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स के बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं, एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई भी होगी। फिर जो है वो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स करनी है हमने अपनी टेक्नोलॉजीज़ में, जो कि पहली इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, उससे हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाएंगी। फिर हमने वेल डिज़ाइंड एंड कोहेरेंट एक्सपोर्ट लेड पॉलिसी बनानी है। हमने अपनी पॉलिसी को एक्सपोर्ट सेंटर्ड करना है, हमने जो अपने एक्सपोर्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट करना है, उनको अगेन उसी तरह वो जितनी भी मैयस गवर्नमेंट जितनी भी उनको सपोर्ट कर सकती है वो हमने करना है। बिज़नेस के लिए हमने इन्वायरमेंट ठीक करना है, यहाँ पे एनेबलिंग बिजनेसेस, ताकि इनेबलिंग बिजनेसेस ताकि जो है वो आपके कंट्री में इन्वेस्टमेंट आए, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी तो साथ ही आपकी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, उससे एम्प्लॉयमेंट बनेगी,
से आपकी ग्रोथ आएगी। ये थे जी हमारे एक्सपोर्ट की कुछ हमने चीज़ें, और भी आप इसमें बहुत सारे वे फॉरवर्ड ऐड कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया कि जितना